क्लास 11th और क्लास 12th की लाइव बायोलॉजी क्लासेस के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए नून एकेडमी की ऐप को फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज देख रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये जो फैटी एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो हमारी बॉडी में ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये एक्चुअली में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स इससे मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो इस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर्ड है। जनरली जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो सेव होता है। इसके अलावा जो एब्डोमिनल रीजन है, थाई पोर्शन है, आर्म के पोर्शन है, ये सब पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइपेज एंजाइम होता है वो इस ग्लिसरॉल को ब्रेक करता है। यहाँ पर लाइपेज एंजाइम वर्क करता है और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे कि फ्री ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से जो एडिपोज टिश्यू है यहाँ पर जो स्टोर्ड ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं उनको लाइपेज एंजाइम ब्रेक करता है। तो फैटी एसिड यहाँ पर रिलीज हो गए, फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड रिलीज हो गया है। अब ये यहाँ जो रिलीज हुआ फ्री फैटी एसिड है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचेगा। टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट टिश्यू टारगेट टिश्यूज तक ये ब्लड के थ्रू मूव होता हुआ आएगा और इन ऑर्गन्स में पहुंचेगा। जनरली जो साइट है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए या जहाँ पर अब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी लिबरेट होगी, उसके लिए जो साइट है ये साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और वहाँ पर ये बीटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन चल रहा है। तो ये ऑर्गन है लीवर, एडिपोज टिश्यूज, मसल्स। इन जगहों पर बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो चलता है। तो ये इसके साइट हो गए, साइट ऑफ द साइट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ पर? लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में और मसल्स में। जो आरबीसीज हैं और जो हमारा ब्रेन है यानी कि नर्वस सिस्टम जो है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होता है, इस वजह से बीटा ऑक्सीडेशन वहां पर नहीं होता है। तो आरबीसी और नर्वस टिश्यूज जो है या फिर ब्रेन जो है यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो फैटी एसिड, इसको हम एक बार और देखते हैं, स्टोर्ड है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो जनरली एडिपोज टिश्यूज में स्टोर्ड होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। एडिपोज टिश्यूज में एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और जिससे कि फैटी एसिड रिलीज हो जाता है, फ्री फैटी एसिड रिलीज होते हैं। ये फ्री फैटी एसिड ब्लड के थ्रू मूव करते हैं और डिफरेंट टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट टिश्यूज तक पहुंचते हैं। तो इनका मेन साइट क्या है? ये टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू क्या है? लीवर, एडिपोज टिश्यूज और मसल्स हैं। इन जो के सेल्स हैं इनके माइटोकॉन्ड्रिया में
ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन वहां पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं। तो इसे हमने लिपिड वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, इसका नॉमेनक्लेचर फैटी एसिड का। तो इसे हम थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में ये लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन होते हैं, लेकिन इसका जो टर्मिनल एंड है वो कार्बोक्सिलिक एंड होता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है वो अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट पास में जो बगल में कार्बन एटम है, इसे हम क्या नाम देते हैं, अल्फा, इसके बाद बीटा, इसके बाद गामा, और इसी तरह से ये नाम आगे चलते जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इस बीटा और जो बीटा कार्बन एटम है यहाँ पर हो रहा है। तो बीटा और अल्फा कार्बन एटम के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में अल्फा, बीटा, गामा और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि ये लंबे चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो कार्बन एटम एडजेसेंट होता है कार्बोक्सिलिक एंड के, इसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, इसके बाद वाले को बीटा कार्बन एटम कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन का, वो बीटा और अल्फा कार्बन एटम के बीच में होता है, इसी वजह से इसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का, ये लगभग 3 फेज में कंप्लीट होता है। इसका सबसे पहला स्टेप है, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो रहा है, स्टेजेस। इससे कौन कौन से स्टेजेस है, तो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। तो ये इसके स्टेजेस है। बीटा ऑक्सीडेशन 3 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है, ये रिएक्शन साइटोसोल में होता है। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि साइटोसोल में ये रिएक्शन हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसके बाद जो साइटोसोल में एक्टिवेशन हुआ वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, पेरोक्सिसोम्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर वे में कंडक्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि ये पाथवे किस तरीके का है। बीटा ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं साइटोसोल में। साइटोसोल जो है, यहाँ पर हमने पहले ही देखा कि जो फैटी एसिड्स हैं वो ब्लड के साथ मूव करके आते हैं टिश्यूज तक, टिश्यूज से फिर वो सेल में एंटर करते हैं, और फिर वो सेल के अंदर जो साइटोसोल है वहाँ पर जो फैटी एसिड्स है वो कन्वर्ट होते हैं एसाइल को ए में। फैटी एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसाइल को ए में इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है थायोकाइनेज एंजाइम। इस रिएक्शन में सल्फा हाइड्रल कोएंजाइम ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एटीपी का यूज होता है, लेकिन ये कन्वर्ट होता है एएमपी में, और 2 मॉलिक्यूल या फिर पायरोफॉस्फेट यहाँ पर जनरेट होता है, या दो मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप के लिबरेट होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल एटीपी खर्च हो रहा है, लेकिन इससे 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है, तो एएमपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एसाइल को ए जो होता है, ये
एंटर नहीं कर सकता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर इसे एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। एसाइल को ए साइटोसोल में बना फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ है एसाइल को ए में, लेकिन ये एसाइल को ए इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ पर इसे एक मॉलिक्यूल या एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है उसका नाम है कार्निटाइन। कार्निटाइन ट्रांसपोर्टर है। तो एसाइल को ए और कार्निटाइन एक दूसरे के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एसाइल कार्निटाइन का फॉर्मेशन होता है। एसाइल को ए और कार्निटाइन, कार्निटाइन एक ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, इससे एसाइल कार्निटाइन का फॉर्मेशन हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ये एसाइल कार्निटाइन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको तो वो इजी क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि वहां पर पोर्स होते हैं, तो ये परमिएबल होता है और इस वजह से एसाइल को एंटर कर सकता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होता है, इसलिए एसाइल कार्निटाइन जो है वो का फॉर्मेशन होता है और वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद एसाइल कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और एसाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रह जाता है और कार्निटाइन अगेन वापस अपने जगह पर चला जाता है। एसाइल को ए अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो 4 फेज में होगा, 4 स्टेज में होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये है ऑक्सीडेशन का स्टेप, सेकेंड स्टेप है ये है हाइड्रेशन का स्टेप, थर्ड है ये अगेन ऑक्सीडेशन होता है और फोर्थ जो है क्लीवेज। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। तो एक एक करके देखते हैं। एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। तो एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस इनॉइल को ए में। यहाँ पर जब एसाइल को ए ट्रांस इनॉइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है तो FAD से फॉर्मेशन हो रहा है FADH2 का। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लिया है, इसलिए हमें पता है कि FADH2 अब कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इसके बाद फिर ट्रांस इनॉइल को ए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनॉइल को ए हाइड्रेटेज। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इनॉइल को ए हाइड्रेटेज के प्रेजेंस में ट्रांस इनॉइल को ए कन्वर्ट हो रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए कन्वर्ट हो रहा है बीटा कीटो एसाइल को ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज। अगेन ये हमारा स्टेप ऑक्सीडेशन का स्टेप है। तो एंजाइम जो है वो कौन सा है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए जब बीटा कीटो एसाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो NAD से NADH प्लस H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। अगेन ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है और इससे फिर एनर्जी या ATP का फॉर्मेशन होता है। ये बीटा कीटो एसाइल को ए थायोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में एसिटाइल को ए और एसाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं। ये जो स्टेप है ये क्लीवेज का स्टेप है। यहाँ पर जो कीटो एसाइल को ए है इसका क्लीवेज हो रहा है, डी से ये टूट रहा है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए का बनेगा और एसाइल को ए का फॉर्मेशन होगा। ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। ये जो एसाइल को ए है ये अगेन वापस हो जाता है और फिर सेम रिएक्शन 7 टाइम्स और चलता है, मतलब ये रिएक्शन 7 टाइम्स में कंप्लीट होता है। जो सबसे लास्ट स्टेप होता है जहां पर एसाइल को ए का कन्वर्जन होता है 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए में, ये 7 टाइम्स ये रिएक्शन कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन का, हाइड्रेशन का, ऑक्सीडेशन का, क्लीवेज का। तो ये क्लीवेज तब तक चलते रहता है जब तक कि 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका एनर्जेटिक्स। इसका एनर्जेटिक्स
काइनेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो 7 टाइम्स हो रहा है, 7 साइकिल में हो रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 7 FADH2 बन रहा है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम पहले, बीटा ऑक्सीडेशन 7 साइकिल में। FADH2 7 टाइम्स फॉर्मेशन होगा, जो अभी आपको अगर साइकिल याद होगा तो 7 टाइम्स ये साइकिल चला है, इसलिए हर एक साइकिल में एक FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो 7 साइकिल में 7 मॉलिक्यूल FADH2 का फॉर्मेशन होगा। एक मॉलिक्यूल FADH2 जब ब्रेक होता है तो 2 मॉलिक्यूल ATP का जनरेशन होता है। बहुत सारे बुक्स में आपको 1.5 ATP भी दिखेगा लिखा हुआ। तो यहाँ पर FADH2 का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है एक मॉलिक्यूल, तो उससे 2 मॉलिक्यूल या फिर 1.5 मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट 1.5 मॉलिक्यूल ही ATP का रिलीज होता है। लेकिन हम यहाँ पर इजी हो इसलिए 2 मॉलिक्यूल ATP लिख रहे हैं। तो FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ATP रिलीज हो रहा है। तो 7 इंटू 2, 7 मॉलिक्यूल बना है FADH2 का, और एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल 14 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड 7 NADH, एक NADH के से 3 मॉलिक्यूल या फिर 2.5 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 7 इंटू 3, 21 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद फिर है यहाँ पर जो एसिटाइल को ए बन रहा है, ये 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए बनेगा, क्योंकि लास्ट में 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए बने हैं, इसलिए टोटल 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है, ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो इससे एक मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। एक एसिटाइल को ए यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं टोटल 8 मॉलिक्यूल। 7 फर्स्ट टाइम में केवल एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए बना और एसाइल को ए बनता है, लेकिन जो लास्ट क्लीवेज होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए के फॉर्म होते हैं। इस वजह से टोटल 8 एसिटाइल को ए है। एसिटाइल को ए कहाँ एंटर कर रहा है? क्रेब्स साइकिल में। और एक एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं तो उससे 12 मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 8 इंटू 12 इक्वल टू 96 मॉलिक्यूल ATP का जनरेशन हो रहा है। तो टोटल बीटा ऑक्सीडेशन में 131 मॉलिक्यूल एनर्जी जनरेट हुआ। जो टोटल एनर्जी है जब एक पाल्मिटाइल को ए का बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो उससे 131 मॉलिक्यूल एनर्जी लिबरेट होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज हुआ है फॉर एक्टिवेशन। एनर्जी यूटिलाइज फॉर एक्टिवेशन। तो 2 मॉलिक्यूल, वैसे एक ही मॉलिक्यूल ATP खर्च हुआ है लेकिन उससे 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ है सेम टाइम पर, इसलिए -2। तो नेट जो एनर्जी है वो कितना हो रहा है? 129 मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है एक फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। यही वजह है कि हम कहते हैं कि फैट से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक ही बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस से हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है। अगर ग्लूकोज का देखते हैं हम यहाँ पर, उसका जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है तो उसमें हमको बहुत कम 8 ATP ही एनर्जी देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर 129 मोल ATP जनरेट हो रहा है। तो ये हाई एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लेता है फैट के ऑक्सीडेशन में। तो ये कंप्लीट हुआ बीटा ऑक्सीडेशन।